बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया नैयर। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर और मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से इस वक्त साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम शाज़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। सर, वहाँ पे मौसम कैसा है? और यहाँ पे पाकिस्तान में तो काफ़ी ठंड हो चुकी है और बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप भी मौसम का बताएँ। वैसे सियासी मौसम यहाँ पर काफ़ी गर्म है। असल में शाज़िया यहाँ पे मौसम तो सियासी भी यहाँ पे भी काफ़ी गर्म है। जो बाइडन साहब हैं वो मुसलसल अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं और लीडरशिप का फुकदान है। कंट्री सीरियसली डिवाइडेड है। मौसम का हालात ये है कि दिसंबर के आसपास मैं बताना चाहूँगा, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वाशिंगटन डीसी एरिया में, वहाँ पे क्रिसमस पे जो लोग हैं वो ख्वाहिश करते हैं टू सी द वाइट क्रिसमस, के अगर थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी हो तो उनमें क्रिसमस के वो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे आसपास बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। हुँ, यहाँ हुँ। पर अभी तक बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी नॉर्मल ये होता है कि एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी होती है और फिर तकरीबन मार्च अप्रैल तक जो है यहाँ पे बर्फों का सीजन रहता है, लेकिन ठंड काफी है आजकल। चलें जी, आपको हैप्पी स्नोई वेदर हम कह सकते हैं और आप एन्जॉय करें। सर, आज का प्रोग्राम हम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले दिसंबर के हवाले से अभी आपने क्रिसमस का भी ज़िक्र किया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो दिसंबर का महीना जो है वो काफ़ी तल्ख़ यादें लिए हुए है। मैं चाहूँगी कि हम आज का प्रोग्राम इसी से शुरू करें कि आप दिसंबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिसमें सकूत ढाका है, उसके अलावा एपीएस का जो वाक़या हुआ, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगी कि आप बात कीजिए। जी। शाज़िया, सकूत ढाका, आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा जिसको पाकिस्तान के अंदर बात करना जो है वो काफी मुश्किल है। मैं इसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि पिछले साल लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी में सकूत ढाका के लिए सारी तैयारियां की गई, लेकिन फिर न जाने कहीं से कॉल आने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ये दुख है, कौमें तरक्की तब करती हैं जब अपनी गलतियों का एहसास करें या फिर अपनी गलतियों से कुछ लर्न करें, तो फिर वहां करेक्शन होती है। या फिर इसको इस तरह छुपाने से हकीकत छुप नहीं जाती। इससे हिस्ट्री की किताबें फाड़ने से हिस्ट्री बंद नहीं हो जाती। प्रोग्रामों को रोकने से हिस्ट्री चेंज नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान क्या था। मैंने उस दिन, मेरा हमेशा दो चीजों पे मेरा बड़ा फोकस रहा है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के हवाले से। 1947 पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद यह है कि सकूत ढाका। सबसे पहले तो जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की डिवीजन हुई, मैं उससे एग्री नहीं करता। आज तक की दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मौजूद नहीं है कि उसका उसके मुल्क का एक हिस्सा दुश्मन के बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी साइड पे हो। ये एक बिल्कुल अनोखी मिसाल थी। या तो फिर इसमें दो चीजें, या तो आपको पाकिस्तान बनाने में जल्दी थी और आपने जिस तरह उन्होंने जो किया ब्रिटिश ने, आपने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरा, मैं ये बिल्कुल इस चीज को चैलेंज करूंगा कि ब्रिटिश लोग जो डिवाइड कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान को, दे वर नॉट प्रोफेशनल। उन्होंने डिवीजन सही तरीके से नहीं की थी। लेकिन उस वक्त हमारे पाकिस्तान के लीडरान को चाहिए था कि इसके हमारी जो टेरिटरी है उसकी डिवीजन प्रॉपर तरीके से होती। तो जी। दूसरा, आज मैं बताना चाहूंगा कि ईस्ट पाकिस्तान क्या था। पाकिस्तान की मूवमेंट बनाने वाले बंगाली थे, शुरू करने वाले बंगाली थे। और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान के वेस्ट 2 यूनिट जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी आबादी से ज्यादा थी। मशरकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन 54% ऑफ पाकिस्तान थी। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने ईस्ट पाकिस्तान की बुनियादें तब रखी जब आपने 54% वाले पॉपुलेशन वाले हिस्से को कहा कि आपकी जबान जो है वो बंगला नहीं होगी, आपकी जबान उर्दू होगी। उसके बाद जो ज्यादतियां की जाती रही वो मैं उसके सिलसिले में बताना चाहूंगा। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पे हिंदू लोग अपॉइंटेड थे। हिंदू जो थे वो उस पर अपॉइंटेड थे। जब पार्टीशन हुई 1947 की, तो वो हिंदू ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ के तो इंडिया चले गए, भारत चले गए वो। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपने जब चलाना शुरू किया तो बजाय आप लोकल बंगाली लोगों को ट्रेन करते, आपने पाकिस्तान से, पंजाब से बिलखसूस यहां से अपने अफसरान को वहां भेजना शुरू कर दिया। मैं यहां तक मैंने खुद पढ़ा है कि एक क्लर्क भी होता था, चाहिए होता था ईस्ट पाकिस्तान में, तो वो पंजाब से जाता था, पाकिस्तान से जाता था। एक तो ये ज्यादतियां थी, इससे उन्हें महरूमियों का एहसास होता गया। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि उनके, मैं जब पढ़ रहा था, तरक्याती फंड्स जो थे पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ थे हुँ। तरक्याती फंड्स।
हमारे पंजाब लोन के तरक्याती फंड जो थे वो 5 करोड़ थे। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि मुजीबुर रहमान जो थे वो मुस्लिम लीगी थे, फातिमा जिन्ना के साथी थे, कायदे आजम के साथी थे। और एक 169 सीटें थी ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन में, और उसमें से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने दी, उन्होंने स्वीप क्लीन किया। पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी सीटें 138 थी, भुट्टो साहब ने उसमें से सिर्फ 80 सीटें ली। जब याह्या खान ने कहा कि मैं असेंबली का इजलास ढाका में करूंगा, तो हमारे मोहतरम भुट्टो साहब ने फरमाया कि हमारा कोई एमएनए हमारा को अगर ईस्ट पाकिस्तान इस इजलास में गया तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। फिर जब सुलह सफाई की बातें शुरू हुई तो एक दफा ये भी आइडिया लॉन्च किया गया कि पाकिस्तान के 2 वजीर आजम बना दिए जाएं, और उसके बाद भुट्टो साहब ये नारे लगाते रहे, उधर तुम और इधर हम। लेकिन आज अगर उसके बाद देखा जाए तो आप जितना जितना जुल्म उन पे वहां पे किया गया बंगालियों पे, आज मैंने एक और नई हिस्ट्री की जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि जो हमारे न्याजी साहब ए न्याजी जो थे, उन्होंने एक दिन पहले तक वो कहते रहे कि मैं टैंक के नीचे आके मरना पसंद करूंगा, हथियार नहीं डालूंगा। ये उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर कोई पुराने आर्काइव्स में से देखे तो कल या परसों बीबीसी ने बहुत अच्छी इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो थी वो अपने चैनल पे लगाई ऑनलाइन। अब मैं बताता हूं कि न्याजी साहब को खतरा किससे था। न्याजी साहब को सबसे ज्यादा खतरा मुक्ति बानी से था। मुक्ति बानी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बंगालियों ने भारत की मदद से बनाया था, और न्याजी साहब ने इनको पता था कि अगर मैं हथियार डाल के भारतीय फौज के पास चला जाऊंगा तो वे मेरी जान बचा लेंगे, वरना मुक्ति बानी वाले मुझे मार देंगे। ये भी मैंने एक किताब में से अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा है कि सबसे ज्यादा खतरा न्याजी साहब को मुक्ति बानी से था। अब ये देखना चाहता हूं, मैं सवाल ये करना चाहता हूं इस वक्त 23 करोड़ पाकिस्तानियों से। सबसे पहले तो इनको हिस्ट्री नहीं बताई जाती। पाकिस्तान में सकूते ढाका का नाम लेना जिस तरह है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को गाली देने के मुतरादिफ। क्यों इनसे ये छुपाई जा रही है बात? आप अपनी कौम को बताते क्यों नहीं कि ये गलतियां हमने क्यों की और कैसे की और इनसे क्या सीखा? 23 करोड़ मैं अपने पाकिस्तानी हम वतनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने ईस्ट पाकिस्तान के सकूते ढाका से कुछ देखा? फाल ऑफ ढाका से कुछ सीखा आपने? या आप जो भी हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं उसमें कुछ अगर कोई हकायक उसमें मौजूद है या नहीं? लेकिन इस पे मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मैंने 1970 में आई वाज अ चाइल्ड एंड आई हैव सीन एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट पेन कि जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, किस खूबसूरती के साथ आपने उनसे इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और आज आप उस पर बात भी नहीं कर सकते। अच्छा साजिद साहब, हमने सकूते ढाका के हवाले से बात की, एपीएस का वाकया भी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ के जो मुतासरीन हैं वो अभी तक इंसाफ की तलाश में हैं, और जब भी 16 दिसंबर आता है तो जो शुहदा हैं, जो बच्चे हैं, उनके वालिदैन के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। ऑल्दो उनके तो ज़ख्म पूरा साल ही ताज़ा रहते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भूल पाते हैं। ज़ाहिर है उनके मासूम फूल जो थे वो 16 दिसंबर को उनके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और यहाँ पर इंसाफ का नाम लेना भी उनके लिए मुश्किल कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगते हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म के जो जुल्म का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप बात करें। देखिए इस वक्त वहां पे बिहारियों की एक बहुत बड़ी अब मैं बताना चाहूंगा बिहारी कौन थे। बिहारी वो लोग थे जो उस वक्त एपीएस के हवाले से मैं एपीएस के बारे एपीएस के हवाले से मैं शाजिया एपीएस पे बात करने के हवाले से मैं बात करूंगा, और साथ चलें डिस्कस करते हैं कि इस वक्त केपी के हालात क्या हैं, और जो लोग एपीएस के हादसे के अंदर जो उसके उनके जो लोग उस वक्त कसूरवार थे वो आज कहां हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त टीटीपी को तकवीयत कैसे मिली। तकवीयत ऐसे मिली कि जब तालिबान ने जब कारजाई जो हुकूमत जो पिछली हुकूमत थी, कारजाई तो नहीं दूसरी जो हुकूमत थी, उनको गिराया जब और अमेरिकन वहां से वापस गए, तो सबसे ज्यादा तकवीयत टीटीपी को वो मिली जब उन्होंने वहां पे जेलों में टीटीपी के लोग बंद थे उनको छोड़ दिया, और जब उनको छोड़ा है तो वो और वापस आके उन्होंने अपने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी जो कर दी। और उसमें एपीएस के जो हादसे के लोग जो उसके कातिल थे उनको भी उनमें कई लोग ऐसे शामिल थे। कल परसों से एक और तस्वीर जो है गर्दिश कर रही है कि एक उनमें से
जो उनका लीडर था, स्पोक्स पर्सन था टीटीपी का, ही इज इन टर्की लिविंग विद हिज फैमिली, और जेल में था, उसको निकाला गया बल्कि। लेकिन आज एपीएस से भी हमने कुछ नहीं सीखा। आज हमने एपीएस से क्यों नहीं कुछ सीखा? आज आप बन्नू के अंदर इस वक्त आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हॉस्टेज हैं, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर केपीके ने एक भी बयान नहीं दिया। उसको सिर्फ एक बैरिस्टर साहब हैं जो कि एडवाइजर हैं, वो सिर्फ उस पर बातें कर रहे हैं। नेगोशिएशन में भी आपकी केपीके के पीटीआई की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें खान साहब की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, चीफ मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट कोई नहीं आई। अब उसमें जो दुख वाली बात है, ये लोग कौन है? इनका नाम है फिदायीन, जो इस वक्त जो हॉस्टेज बना के बैठे। ये आपका वहां पे एक सेंटर था जो कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से कंटोनमेंट के अंदर था। अब फदाइन कौन है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, फदाइन वो लोग हैं जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर भी अटैक इन्होंने किया था, और उसके बाद इन्होंने मैरियट पे अटैक भी इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किया था। ये वही लोग मौजूद, ये वही लोग हैं, और दे आर अंडर द अम्ब्रेला, और दे आर द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीटीपी। बल्कि टीटीपी ने काफी इसकी जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट कर ली है। इस वक्त अगर मैं देखा जाऊं, मैं बताना चाहूँ आपको थोड़ी सी चीजें, मैंने जो इसके बारे में अदादो शुमार इकट्ठे किए हैं कि आपके सूबा सरहद के हालात इस वक्त क्या हैं। तो पिछले साल के अंदर टीटीपी के और दाइश के हमले अगर दोनों मिलाकर देखें तो तकरीबन 1100 हमले उन्होंने किए। 1100 हमलों में 86 फौजी आपके हलाक हुए हैं, 109 पुलिस वाले हलाक हुए हैं, 229 आम शहरी हलाक हुए हैं पिछले साल के जी। लेकिन आपको किसी को कोई मेरा ख्याल है आप कोई परेशान नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है, कौन कितना मार रहा है, क्या कर रहा है, ये किसी को कोई अंदाजा नहीं। कोई किसी के माथे पर बल भी नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और इसकी नौयत क्या है। उन्होंने लकी मरवत में 4 पुलिस वाले भी मारे हैं, लेकिन किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है कि हमारी आईएसआई के बारे में कहा जाता था, मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में, कि ये मोसाड के बाद या पता नहीं रा के बाद या किसके बाद ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंसी है। तो आज वो एजेंसी किधर है? हमारी आर्मी कहते हैं जी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, ये बरतानिया में भी गई अवार्ड लेकर आई, वो आज किधर है? वो उनकी बेसिक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत की जाए। तो क्या बात है, आज वो कहां है? वो ये मेरा क्वेश्चन है। आज मुझे समझ ये नहीं आ रही कि परवेज लाई साहब पिछले 10 दिनों में 2 दफा रावलपिंडी एक छोटे एयरपोर्ट पर आए हैं गुमनाम से, और वहां पे लोगों को मिलके जा रहे हैं, और दूसरी दुनिया के लिए कहा जा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। फिर कम्युनिकेट भी किया जा रहा है असद उमर के साथ, परवेज खटक के साथ, बल्कि इस वक्त परवेज लाई साहब जो है वो शेख रशीद बन चुके हैं। इस वक्त वो पैगाम जो है वो खान साहब के पास, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम वो लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग, मैं फिर भी जिनकी भी बात की है, इनको कोई इसकी फिक्र या परेशानी नहीं है कि सूबा सरहद के अंदर क्या हो रहा है। 1100 अटैक एक साल के अंदर हुए हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं वो, और आपके बॉर्डर लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो बार बार वहां पे आपको अटैक कर रहे हैं, और अभी भी जो उन्होंने अटैक किए हैंड ग्रेनेड्स के साथ अटैक किए हैं, और बन्नू कंटोनमेंट के अंदर है वो। अब आगे क्या गुंजाइश है, कहां आगे जाने की उनके पास गुंजाइश है? और मैं आपको ये बात जो उन्होंने बनाए हैं और जो मुतालबात रखे हैं गवर्नमेंट से, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं शाजिया, उसके मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे बहुत वीक लग रहे हैं, और इतने वीक लगते रहे आप तो कई और बॉर्डर भी खुल जाएंगे। मैं ये भी बताना चाह रहा था, आपको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए आप खड़े हो। सियासत ये कहीं नहीं जाते। ये तीनों पार्टियां जो टूटी, ये जो तीनों यतीम पार्टियां हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने पैदा किए हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज लीव हम और बॉर्डर के तरफ तवज्जो दें। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये नहीं कहता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सियासत आपने सियासत करनी है। ये सारा कुछ ये कहीं नहीं जाते। परवेज लाई साहब, ये खान साहब कहीं नहीं जाएंगे। ये टूटी फूटी असेंबलियां जिनका कोई ना साईं वारस है ना इनका कोई, ये कहीं नहीं जाते। लेकिन मुझे दुख ये हो रहा है कि 1100 हमले एक साल में हुए हैं। टीटीपी ने 920 हमले इन्होंने किए हैं। ये मैं आज एक जगह पढ़ रहा था, अभी ये ज्यादातर लोगों के पास ये डाटा मौजूद नहीं है, और 59 के करीब दाइश ने हमले किए। लेकिन ये कि डिमांड्स उनकी क्या होनी? डिमांड्स तो वो कह रहे हैं कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए तो हम यहां से निकलें, बल्कि
उसके बारे में वो टीटीपी ने जो अफगानिस्तान से खबर दी है वो है उससे भी ज्यादा परेशान कुन है। वो कहते हैं क्योंकि ये लोग काफी अरसे से अंदर थे, हिरासत में थे, इन्हें पता ही नहीं है कि कई पाकिस्तान के हिस्सों पे अब टीटीपी का कंट्रोल है, इनको अफगानिस्तान ना भेजें, उनको वहां भेज दें आप। ये मेरे लिए भी हैरान कुन बात थी। और 35 लोग थे जिनको 12 लोगों की कैपेसिटी का एक कमरा था जहां पे 35 लोगों को बंद किया हुआ था और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनकी। और मैं हैरान हूं इस बात पे कि मुझे सारी इस तफसील का पता है, एक मिनट का पता है वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन ये कि किसी लीडर के पास कोई इतनी ख्वाहिश ही नहीं है कि दुख का इजहार करे। खान साहब ने उल्टा कह दिया जी इस पे ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और खुदा का नाम लो यार, हर चीज पे सियासत खेलते हो, कभी पाकिस्तान का भी सोच लिया करो एक मिनट के लिए। किसी का हस्बैंड होल्ड किए हुए उन्होंने, किसी के बेटे होल्ड किए हुए, और लकी मरवत में 4 किसी कईयों के बाप मरे हैं वहां। आपको हर वक्त इस्लामाबाद और अपनी बादशाह नजर आती रहती है। पहले तोशा खाने का हिसाब तो पहले क्लियर कर लें। और आज आपकी एक और वीडियो निकल चुकी है, और इतनी नाजेबा वीडियो है जो मैं समझता हूं कि वो खवातीन और लोगों के साथ बैठ के सुनने वाली भी नहीं। चलो, इसमें शाजिया सो सैड, मैं समझता हूं कि पेशावर में जो स्कूल के अंदर हादसा था वो भी एक सो सैड, और आज जो हालात हैं वो भी सो सैड कि इस वक्त आप 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और आप अभी तक नेगोशिएट उनसे कर रहे हैं कि उनको छोड़ें तो किस तरह छोड़ें। बल्कि वहां पे पीटीआई तो खैर क्या उन्होंने नेगोशिएट करना, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वहां पे एक दुरानी साहब हैं, फजलुर रहमान फेक ग्रुप से, उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप आके इनसे नेगोशिएट करें, तो उनका बड़ा आगे से एक ऐसा जवाब था, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा ना मुझे दहशत गर्दों पे एतमाद है और ना ही मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद है, तो मैं क्यों जाके इनसे नेगोशिएट करूं। तो वो इस वक्त बिल्कुल आप बहुत कमजोर लग रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है। आप अपने चैनल्स को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खबरें नहीं आ रही। वो अंदर से जो दहशतगर्द वीडियो बना के फेंक रहे हैं वो अमेरिका में लोग वॉशिंगटन डीसी में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो बाहर फेंक रहे हैं, वो भारत जाती है, भारत वाले डीसी में फेंकते हैं। ये आप समझते हैं कि जियो ने या एयरवाई ने खबर नहीं दी तो दुनिया को कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक एक मिनट के लिए देख रहे हैं, वो ट्विटर पे सारा कुछ चल रहा है। तो ये खुदारा अपने मुल्क को बचाएं। आप कुछ कभी पाकिस्तानी भी बनने की कोशिश करें आप। अच्छा साजिद साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब का जो हालिया इंटरव्यू है, मैं चाहूंगी उसके हवाले से भी बात की जाए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खास तौर पर साबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से भी कहा कि अब अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो मैं उनको जवाब दूंगा। तो क्या कहेंगे आप? और इसके साथ साथ उन्होंने जनरल फैज हमीद के हवाले से भी बड़ी तल्ख बातें शेयर की हैं। जी देखिए, इस पे शाजिया मेरा थोड़ा सा एंगल इस पे डिफरेंट है। मैं इस चीज पे हैरान हूं कि परवेज लाई साहब को आज क्यों जनरल बाजवा साहब की इज्जत का ख्याल आया, क्योंकि ये तो पिछले 8 महीने से उनको इन्होंने पंचिंग पैड बनाया है बाजवा साहब। तो ये उस वक्त कहां थे जब वो उनको मुसलसल मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे थे। परवेज लाई साहब को आज यकलख्त क्यों उन पे इतना प्यार आ गया, एक तो ये वजह है। दूसरा मेरा जो पॉइंट इसमें शाजिया ये है कि अब हर पार्टी ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जनरल बाजवा हमारे मौसन थे। जनरल बाजवा काफ लीग के भी मौसन थे, जनरल बाजवा साहब इमरान खान के भी मौसन थे, जनरल बाजवा साहब मोना सलाई को गिरफ्तारी से बचाते रहे। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक आर्मी जनरल जो है वो इस तरह लोगों को फेवर्स दे सकता है? उनका मौसन बन सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? वो एक फौजी था या वो एक सियासतदान था? मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ये मैं नहीं कहूंगा ये जनरल फैज के बारे में, तो सारी दुनिया अब कह रही है ना। इस वक्त मेरा मकसद है कि सारी असेंबली को भी वही मैनेज करते थे। 2018 के इलेक्शन भी सारे उन्होंने मैनेज किए। सूरी साहब तीसरे नंबर पर थे, वो डिप्टी स्पीकर रहे, एंजॉय करते रहे हैं। किस तरीके से सारा कुछ बीआरटी सिस्टम, किस तरीके से इलेक्शन सारा जो है वो चेंज किया गया सारा कुछ। लेकिन ये क्यों उनको मौसन मानते हैं, क्या वजह है? ये ओपन क्वेश्चन है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि आर्मी जनरल जो है वो सियासतदानों का मौसन होता है। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ द आर्मी जनरल इज। परवेज भाई साहब ने तो कहा, उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा जी कि वो हमारे भी मौसन है, वो बाजवा साहब, वो उनके खान साहब के भी मौसन है, और बार बार वहां से गाइडलाइन लेते हैं। बाजवा साहब को उन्होंने बिल्कुल ओपन ये कहा था कि मैं बाजवा साहब की काल के ऊपर
बिल्कुल। इमरान खान के पास गया था। बिल्कुल। क्या ये आर्मी जनरल का यहाँ पे काम होता है? एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही जो हैं वो दोनों कुछ अलग-अलग कैंप में आपको बैठे हुए नज़र नहीं नहीं, आते हैं। मुनिस इलाही का नहीं, झुकाव इमरान खान साहब की तरफ है, नहीं, जबकि शाज़िया, परवेज़ इलाही साहब पहले तो मैंने बाजवा साहब की बात की कि उन्होंने जो किया करते थे, जिस तरह लोगों को पकड़-पकड़ के कैंपों में भेजते थे, बल्कि बड़े मैं मुझे जो दूसरा है, मैं ये कहता हूँ शाम के वक़्त वो पूरा जलसा लगाते थे, अपने मर्ज़ी के जर्नलिस्टों को बुला के तो उनसे जो भाषण देते थे और बिलख़ुसूस इस वक़्त जो बाहर चीज़ें निकल रही हैं कि वो 5000 लोगों की लिस्ट भी जनाब अपने नज़दीक रखते थे कि वो कहते थे इनको अगर मार दिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो फ़ौरन सुपर पावर बन जाएगा। ये इफ दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट फेयर विद पाकिस्तान। अब मैं उस बात पे आना चाहता हूं जो आपने परवेज लाई साहब के बारे में कहा, आपकी सियासत की क्या लेवल क्या है। शाजिया, आपकी सियासत का लेवल ये है, काफ लीग क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी है, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, लेकिन पूरे पाकिस्तान को वो चला रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एस्टेब्लिशमेंट भी उनके तलवे चाट रही है, मशवरे दे रही है उनको। इस वक्त पीटीआई भी उनके तलवे चाट रही है और इस वक्त नून लीग और पीडीएम भी उनके तलवे चाट रही है। अगले तो दिन ये मुलाकात आपकी नहीं, आपके पॉलिटिकल आपके आपकी शाजिया, शुजात आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की औकात ये है कि 10 सीटें हैं और पाकिस्तान को उन्होंने उंगलियों पे नचा दी है। दिस इज द लेवल ऑफ योर पॉलिटिकल मैच्योरिटी, दिस इज द लेवल ऑफ योर पॉलिटिकल फ्यूचर। अगर आप उसको सियासत कहते हैं तो फिर मैं आई स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। ये सियासत नहीं है, ये सब फ्रॉड है, सब धोखा है, सब लूट मार है। बल्कि बाजवा साहब की एक पिछले दिनों ये भी बात एक किसी ने बाहर निकाली, ये पता नहीं स्पेकुलेशन होगी कि जब परवेज लाई साहब के आने से पहले 500 अरब रुपया पंजाब के खजाने में मौजूद था और आज वो पंजाब जो है बैंकरप्सी के सर पे है। तो ये, लेकिन दुख की बात यह है कि शाजिया, आपके हर बॉर्डर के ऊपर आपके कितने पड़ोसी हैं इस वक्त। आपका भारत पड़ोसी है, आपके रिलेशनशिप उनसे भी खराब है। आपका पड़ोसी ईरान है, आपकी उनके साथ भी दुश्मनी है। अफगानिस्तान के साथ आप आलते जंग में हैं। चाइना का सी पैक आपने बंद कर दिया है। यही सारे आपके पड़ोसी हैं। आपका क्या फ्यूचर है? आपके पास इस वक्त गूगल को देने के पैसे नहीं है। सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में गल सड़ रहे हैं और आपके वुज़रा जो हैं उनके 12-12, 14-14 बैग डॉलरों के भर के प्राइवेट जहाजों में दुबई जा रहे हैं। लेकिन आज अगर मैं अब बल्कि आपके 23 करोड़ लोगों से ये पूछना चाहूंगा, आपका आज फरमारवा कौन है? आप आज आपका लीडर कौन है? किससे, अगर आज किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ने आपके पाकिस्तान के किसी से बात करनी हो तो किससे करेगा? शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब से बात कीजिए तो फौरन बड़े भाई के पास त्यारे में लंच करने चले जाते हैं, मशवरा लेने के किसको आर्मी चीफ बनाना। उनके अपने हालात इतने पतले हैं। पीडीएम 14 पार्टियों का एक ऐसा मुरब्बा है जिन्होंने 75 वजीर बना दिए हैं सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर और 20 के पास महकमे कोई नहीं। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहता हूं, इस वक्त आपके इस्लामाबाद के क्या हालात हैं शाजिया, आपके पाकिस्तान के क्या हालात हैं। मैं थोड़ा सा इस पर क्रिटिसाइज करना बताना चाहूंगा, क्रिटिसाइज क्या करना है मैंने। इन्होंने जब पीडीएम ने हुकूमतें बनाई तो उन्होंने मिनिस्ट्रियों पे कब्जे कर लिए थे अपनी अपनी पसंदीदा। मैं बताना चाहता हूँ, फजलुर रहमान पार्टी ने अपनी मिनिस्ट्रियां हैं, हाउसिंग काफ लीग के पास है, फॉरेन मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास है, फाइनेंस आपकी नून लीग के पास है। आपको मैं बताना चाहूंगा, खासकर इन्होंने अपने अपने लोगों को वहां भर्ती कर लिया और एक दूसरे के साथ दुश्मनियों की वजह से कम्युनिकेट ही नहीं करते। आपकी इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री को बिल्कुल कुछ पता नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, हाउसिंग मिनिस्ट्री को बिल्कुल कुछ पता नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी का बायस आपका अगले दिन यह बना है कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि 9 दिन के दौरे पर अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने यहां अमेरिका को खुश करने के लिए सिर्फ ये कह दिया है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे क्योंकि वो कैन नॉट इवन रिफाइंड दैट, हमारे पास रिफाइनरी फैसिलिटी मौजूद नहीं। उन्होंने आपकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को बस के नीचे डाल दिया। तो और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, बिलावल भुट्टो साहब अच्छी इंग्लिश बोल लेते होंगे, लेकिन जब 4 करोड़ लोग उनके सूबे के सैलाब ज़दगान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और एक सूबे के अंदर जब हॉस्टेज सिचुएशन है, आपका क्या ख्याल है उनको 9 दिन यहां रह के हर टीवी चैनल को इंटरव्यू देने की कोई जरूरत है इसकी? मुझे जहां तक लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है, आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा है बिलावल भुट्टो साहब को किसी एजेंसी के बंदे ने कान में ये कह दिया कि आप यू विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप तैयारी शुरू कर दें, और वो यहां पे बैठ के अपनी तैयारियां कर रहे हैं।
मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं नेट प्रैक्टिस हो रही है इस वक़्त? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वो अपनी इंग्लिश ठीक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी वालिदा के जो पुराने दोस्त थे, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को ताज़ा कर रहे हैं। उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो खाना उनको मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये रस्म और रिवाज बन चुका है कि एजेंसियों की मदद से आना होता है। जनरल बाजवा साहब जैसा कोई मौसम बन जाता है, जो आपको इस्लामाबाद में ताज आपके सर पे रख देता है और आप फिर उसके बाद 4-5 साल लूटते हैं मुल्क को। दिस इज व्हाट द ट्रेडिशन इज। और उसे तभी तो बिलावल भुट्टो साहब, उनको ना सिंध की फिक्र है, ना उनको सूबा सरहद की फिक्र है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है बल्कि बिलावल भुट्टो साहब से। बिलावल जी। भुट्टो साहब ने अपने 7 महीने के पीरियड के अंदर 35 दौरे किए हैं। अफगानिस्तान क्यों नहीं गए आज तक? अफगानिस्तान के साथ आप हालते जंग में हैं, वहां पे जाके बात करना जो था, एक खातून को भेज दिया वहां पे जाके, मुल्ला और याकूब उनसे मिलने नहीं मिला, तो उसके रिएक्शन में बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी एफर्ट की है। बिलावल भुट्टो साहब के आदर टेबल पे ये बात मौजूद है कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं? ये मेरा क्वेश्चन। सर, आपको लगता है कि बिलावल साहब का ये जो ट्रिप है, वो कहा जा रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और वहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे बात होगी, अभी कुछ तो आपने बात कर ही ली। तो आपको लगता है कि ये 9 रोज़ा जो दौरा है, ये वो उम्मीदें पूरी कर पाएगा जो इस वक़्त बिलावल साहब से लगाई गई हैं? बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करने आए। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने आए हैं, वो कर रहे हैं। हर टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। दैट्स ऑल ही इज डूइंग। हमारी ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ऑन हिज रेडार। और इस वक्त जाती तौर पर बताऊं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज द वीकेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हियर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। वो अभी पाकिस्तान के साथ कुछ करने के ना उनकी सलाहियत है, ना करने की उनकी कोई विल है। और इस वक्त इंडियन लॉबी जो है, दे आर नंबर 1 राइट नाउ, राइट बिहाइंड, नंबर 2 बिहाइंड द जूइश लॉबी। तो वो आपको करने की इजाजत भी नहीं देंगे। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब इज जस्ट ट्राइंग टू फिक्स हिज ओन नेटवर्किंग सिचुएशन। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान का जिस तरह 76 साल से अल्लाह वारिस है, आज भी अल्लाह ही वारिस है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन होगा खेल से रिलेटेड। फीफा वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के हवाले से? आखिरी मैच तो खास तौर पर काफी सनसनीखेज साबित हुआ कि लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हुए कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और लिटरली कि सबकी ये था कि दोनों की तरफ से गोल हो रहे थे और तमाम शायकीन जो हैं वो अपने दिल पकड़ कर बैठे हुए थे। देखिए, मैं कतर को मैंने इस वक्त जो फीफा को किसी और लेंस से देखता हूं, वो इस लेंस से देखता हूं जी। कि अब अरबों को ये समझ आ गया कि पेट्रोलियम के बाद, पेट्रोल जो जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। सऊदी अरेबिया भी इसी जोर पर है। और ये दोहा के अंदर ये फीफा कराने का भी सबसे बड़ा मकसद ये था, टू शो केस देयर ओन कंट्रीज, और बताया जाए लोगों को कि नहीं, हमारे पास सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ और भी है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इस पे ये मैं आज ये पढ़ने की कोशिश, देखने की कोशिश की कि भारत वाज वेरी एक्टिव इन द फीफा। दे वर ट्राइंग टू प्रमोट एवरीथिंग दे कैन। उन्हीं की गाने गाने वाली भी हैं, वही उन्हीं की थी। और इंडियन शायकीन भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि दे हैव मनी। हमारे पास जो हालात हैं, हमारे पास सिर्फ रूलिंग एलीट के बच्चे जो है वो जा सके हैं, वरना आम जनरल मैसेज जो है वो रोटी दाल से आगे चलेंगे तो कुछ देखेंगे। ये सारे चौंचले अमीर लोगों के हैं मेरे ख्याल में। फीफा भी अमीर लोगों की एक गेम थी। वरना आजकल के हालात में एयरलाइन के टिकट इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग मेरे ख्याल में तो बहुत मैंने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की। मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा क्रिकेट और फुटबॉल को देखने जाते हैं लंदन से या कनाडा अमेरिका से। लेकिन ज्यादातर ने मुझे कहा कि टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव। लेकिन इसमें मेरे अगर मुझे मैं ये बताऊं आपको कि कतर वाज सक्सेसफुल इन शोकेसिंग देयर कंट्री। मैटर ऑफ फैक्ट, पहले तो लोग यहाँ पे कतर प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते थे, गटर गटर ये लोग यहाँ पे कहते रहते थे। मेरे ख्याल में दे आर वेरी सक्सेसफुल इन इट। और उसके बाद सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू फॉलो द सेम काइंड ऑफ फिलॉसफी, हाउ टू लिव बियॉन्ड द पेट्रोलियम इरा। दिस मेरे ख्याल में फीफा से ज्यादा इट वाज अ कमर्शियल एक्टिविटी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और साजिद आरिफ सबको इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।